नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरें जिन पर रही है हमारे संवाददाताओं की नजर। जुड़ेंगे उन संवाददाताओं से भी और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक अच्छी खबर से। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी अच्छी खबर है कि देश में पहली तिमाही में जीडीपी में 13.5% की रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी का ये आंकड़ा अनुमानों से थोड़ा सा कम रहा है। तिमाही के दौरान कृषि सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल जून की तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 20.1% पर रही थी। हालांकि कोरोना संकट के दौरान जून 2020 में ख़त्म हुई तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था करीब 24% नीचे गई थी। तो इन आंकड़ों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो देश की जीडीपी में ये 13.5% की वृद्धि हुई है, जिसका ये साफ संकेत है कि जो कोरोना महामारी है उसका जो अर्थव्यवस्था पर असर था उससे अब देश धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है। और एक बात और कि इसमें जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान काफ़ी अच्छा रह रहा है। अजय मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, इन खबरों पर बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं। अजय, ये जो 13.5% के जीडीपी का विकास का दर है, ये क्या क्या संकेत देता है अजय? और ख़ास तौर पर ये भी कि इसमें जो कृषि क्षेत्र है उसमें विकास का अच्छी रफ्तार विकास की देखने को मिल रही है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं वो अनुमान के ही अनुरूप आए हैं। लालचंद जी, जिस तरह से आपने कहा कि खेती बाड़ी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब मुश्किल की स्थिति थी तब भी खेती बाड़ी ने ही हमको बचाया था और 4% से ज्यादा की विकास दर उसमें दर्ज की गई थी। 4% की विकास दर खेती बाड़ी में बहुत अच्छी मानी जाती है और इस तिमाही में 4.5% की दर बहुत अच्छी कही जा सकती है। और यही वजह है कि जो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला जो सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, उस पर सबसे कम असर पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहां पर चीजें काफी कंट्रोल में है। दूसरी बात जो काफी अच्छी देखने की है वो सर्विसेज सेक्टर का पटरी पर आना है। जैसा कि आपको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था का 65% से ज्यादा सर्विसेज सेक्टर पे डिपेंडेंट है। उसमें जो ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में 25% से ज्यादा की जो बढ़ोतरी देखी गई है वो काफी जबरदस्त बढ़ोतरी कही जा सकती है बीते तिमाही के मुकाबले। और इसमें भी जो सरकारी सेवाएं हैं, जिसको आप कहते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, एजुकेशन पर खर्च हुआ, हेल्थ पर खर्च हुआ, सामाजिक कल्याण पर खर्च हुआ, उसमें 26% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि ये दिखाता है कि सरकार का फोकस अभी भी एक्सपेंडिचर पर है, कल्याण के कार्यों में। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं इन आंकड़ों को बेहतर तरीके से आपको समझाने की। जी जरूर। इसका एक आंकड़ा बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसको कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको तो ये बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्चा है। अब इसकी आप हिस्सेदारी देखिए कि जीडीपी में है कितनी। जीडीपी में हिस्सेदारी इसकी 34.7% तिमाही में देखी गई है। यानी सरकार बुनियादी ढांचे पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिससे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है कि, और इससे क्योंकि क्वालिटी खर्च इसको आप कह सकते हैं, आप इसको बेकार का खर्च नहीं कह सकते। विकास दर में जो सबसे ज्यादा निवेश इंपॉर्टेंट रखता है वो है बुनियादी ढांचे में इस्तेमाल, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि निजी क्षेत्र यानी हम और आप जो सरकारी सेक्टर से जुड़े हुए नहीं हैं, निजी क्षेत्र ज्यादा खर्च कर रहा है, यानी उसको इकोनॉमी पर भरोसा ज्यादा बढ़ा है। इकोनॉमी पर भरोसा इसलिए ज्यादा बढ़ा है क्योंकि रिकवरी के संकेत तेज हैं और अर्थव्यवस्था के जो अनुमान है आगे आने वाले दिनों में वो काफी बेहतरीन है। और ये जीडीपी का 60% है। तो आप समझिए कि अगर निजी क्षेत्र 60% पूरी हिस्सेदारी है निजी क्षेत्र की खर्च की, तो ये कितना बड़ा भरोसा दिखाता है। एक्सपोर्ट्स पर आप देखें कि 23% खर्च का अनुमान है, इंपोर्ट पर 31%। तो ये जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि रिकवरी की रफ्तार काफी तेज है। थोड़ी सी जो मुश्किल मुझे दिखाई दे रही है लालचंद जी, वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी 4.8% की दर से विकास कर रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और कृषि का जो 4.5% है, इसके लिए शायद काम करना पड़े। कृषि का जो 4.5% है उसको कितना संतोषजनक या कितना अच्छा माना जाए? ये काफी इसको संतोषजनक मान सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो सबसे ज्यादा लोग चूंकि कृषि पर निर्भर हैं और इसलिए इसकी जो
रफ्तार है और लगातार हम तिमाही दर तिमाही 4.5% से ज्यादा की जो बढ़ोतरी देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा मजबूत हो रही है और वहां पर चीजें उतनी मुश्किल में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में थोड़ी सी कमी आपको शहरों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी पिकअप नहीं कर रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा रोजगार शहरों में मिलता है और वहां पर बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इस तिमाही में अर्थव्यवस्था ने। तो कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा दिख रहा है, सर्विसेज सेक्टर में पिकअप हो रहा है, जिससे कि रोजगार मिलने की संभावना और ज्यादा बढ़ रही है। खेती बाड़ी की बात हमने कर ली है। अब ओवरऑल जो ये आज के आंकड़े हैं 13.5 के, हालांकि अनुमान इसका 14% या 15% था और यहाँ तक कि आरबीआई ने 16.2% की बात कही थी पहली क्वार्टर में, जो कि नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये जो अनुमान है अभी तक के सर्वे के आधार पर, बाद में रिवाइज भी हो सकते हैं, अभी तक के सर्वे के आधार पर ये दिखाई दे रहा है कि जो रिकवरी है उसकी रफ्तार काफी तेज है और उस पर संतोष व्यक्त किया जा सकता है, खासतौर पर जो सरकार खर्च कर रही है और बुनियादी ढांचे में जो खर्च हो रहा है उसको मद्देनजर। और ये आंकड़े भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं अजय, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि आने वाले दिनों में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार कैसी रहेगी, कितनी मजबूती आएगी उसमें, खासतौर पर कोरोना काल के बाद जिस तरह रिकवर कर रहे हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे साल भर के लिए मॉनसून नॉर्मल रहेगा। अगले जो 3 तिमाही हैं उसकी जो प्रदर्शन है, उसका जो प्रदर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहली तिमाही में तो हमने देखा कि 20% के ऊपर अगर आपने 13% की दर्ज की है बढ़ोतरी, जो कि काफी अच्छी मानी जा सकती है जी। जो दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, खासतौर पर हमारी जो निगाह रहती है वो तीसरी तिमाही के आंकड़ों पर रहती है, क्योंकि वो बिजी सीजन कहा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा लोग खर्च करते हैं, त्योहारों का मौसम होता है जो कि अक्टूबर के बाद शुरू होता है। तो अभी देखना होगा, शायद सेकंड क्वार्टर के नंबर्स उतने अच्छे ना आए, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जैसे सरकार सबसे ज्यादा खर्च करती है और लोग भी सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पूरे साल के लिए जैसा कहा जा रहा है कि 7.5, 7.8, 7.5 और 8 के बीच में विकास दर कहीं ना कहीं रह सकती है। तो ये अभी भी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है और इसलिए आज भी इंडियन इकोनॉमी को एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और ये आंकड़े जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवर कर रही है, किस तरह से रफ्तार पकड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। अब लौटते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और दूसरी जो बड़ी खबर है हमारी वो राजधानी दिल्ली की जो राजनीति है उससे जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम सभी दिल्ली के सांसदों ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है जिसमें अरविंद केजरीवाल के विधायकों की खरीद फरोख्त वाले आरोपों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की गई है। को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जांच फॉरेंसिक होनी चाहिए। हम सभी ने माननीय एलजी महोदय को एक चिट्ठी लिखी, हम सब ने एक डिमांड करी है। और वहीं भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि जिस किसी ने भी मनीष सिसोदिया को भाजपा में लाने का ऑफर दिया है इसकी जांच हो और मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने कहा कि इस मामले की दिल्ली पुलिस और सीबीआई द्वारा जांच हो जिससे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ट्वीट में वो करते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंस किया गया, मुझे मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया, मुझे भाजपा में लाने का ऑफर दिया गया, मुझसे कहा गया तुम्हारे सारे केस माफ कर देंगे। वो एक ट्वीट करते हैं इस प्रकार का मनीष सिसोदिया जी। वो कोई भी है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर की, तो जो फॉरेंसिक जांच के माध्यम से, उनके टेलीफोन कॉल डिटेल के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए, ऐसे किस व्यक्ति ने ऑफर की और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और सांसद परवेश वर्मा ने भी केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ
झूठ पर काम कर रही है। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल इन्हीं के पास है, मगर उस शिक्षा मॉडल का लाभ उनके बच्चे ही नहीं उठा रहे हैं। झूठ इस प्रकार का बोलते हैं कि उसमें 19-20 का अंतर नहीं होता, उसमें 0 और 1000 का अंतर होता है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य मॉडल भी इनके पास है, मगर इनके मंत्री, इनकी धर्मपत्नी, इनके विधायक, सांसद वो उसका लाभ नहीं उठाते। और उधर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक वीडियो ट्वीट कर दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पुराने बने हुए स्कूल को अपना बता लिया और झूठ पकड़ा गया। उन्होंने आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के ऊपर 500 नए स्कूल की सूची मांगने पर इसे ना देने का आरोप लगाया। दोनों ही नेता एक चैनल पर परिचर्चा के दौरान स्कूल निरीक्षण पर सहमत हुए थे, लेकिन सामने आए वीडियो में दोनों निरीक्षण करने से ज्यादा एक दूसरे पर हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में अच्छा घबराहट हो गई, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अब ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ भाई, बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती है, नहीं आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा सूची नहीं, डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है, देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। तो ये वीडियो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है कि गौरव भाटिया स्कूल का मुआयना करने पहुंचे हैं और वहां पर सौरभ भारद्वाज भी उनके प्रवक्ता हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। राजेश, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी में, चाहे इस वीडियो की बात कर लें या फिर सांसदों के द्वारा एलजी को लिखे गए पत्र के बारे में बात कर लें, लगता तो यही है कि एक तरफ अगर आम आदमी पार्टी की रणनीति हिट एंड रन की है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति बना ली है कि पूरी तरह से पीछा करना है। बिल्कुल लालचंद्र, आपने सही कहा। और गौरव भाटिया ने जो वीडियो ट्वीट किया है आज अपने ट्विटर हैंडल से, उसमें सौरभ भारद्वाज के साथ जो उनकी बातचीत है, जो संवाद है, उस पर अगर एक नज़र डालें तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का पीछा कर रही है और आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने की मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, या हम कह सकते हैं कि एक तरफ वो गौरव भाटिया बचने की बात कर रहे थे तो सौरभ भारद्वाज डरने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि स्कूल नया कहाँ है, सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि स्कूल बन रहा है। ऐसे में गौरव भाटिया का ये आरोप उसमें साफ दिखाई पड़ रहा था कि स्कूल जो बने नहीं है उसको आप मतलब ये मान रहे हैं कि स्कूल बने नहीं हैं, फिर किस शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों जिस आक्रामक अंदाज में एक दूसरे से भिड़ने की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामकता है वो विधानसभा से लेकर सड़क तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। और आम आदमी पार्टी भी अब सड़कों पर उतर गई है। आज हमने देखा विजुअल्स में कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा था। संजय सिंह उस विजुअल्स में देखे जा रहे थे। तो दोनों की टकराहट जो है वो अब सड़कों तक आ गई है। बीजेपी रोज कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। तो अब आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रही है। और टीवी डिबेट्स में अगर किसी तरह का अगर चैलेंज हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो हैं उसे धरातल पर उतारने की बात कर रही हैं। और सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया जिस तरीके से स्कूल के लिए निरीक्षण के लिए पहुंचे, उससे यह जरूर दिखाई पड़ रहा है कि गौरव भाटिया या भारतीय जनता पार्टी यह एक्सपोज करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में स्कूल नहीं बन रहे हैं या बन चुके हैं तो फिर इसको जोर शोर से कैसे दिखाया जा रहा है, कैसे उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह अब कई चरणों से होता हुआ विभिन्न विभागों से गुजरता हुआ अब सड़क पर आ पहुंचा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होती है, बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करती है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना प्रदर्शन के जरिए उनको घेरने का काम करती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, वो घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है और आम आदमी पार्टी उसमें उसकी कोशिश यही है कि वो एक परसेप्शन की राजनीति बना करके फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में दिखती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब हम रुख करेंगे झारखंड की राजनीति से जुड़ी खबर पर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद के मामले में राजनीतिक संकट लगातार नजर आ रहा है। इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग के मंतव्य के बाद अब राजभवन के फैसले का इंतजार हो रहा है। उधर महागठबंधन के विधायकों को कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। कल गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तो झारखंड में ये राजनीतिक हलचल लगातार जारी है और इस बीच में हेमंत सोरेन को ऐसा डर है कि उनके विधायक, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े विधायक, इधर उधर हो सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हीं को रायपुर भेज दिया गया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कुछ मंत्री भी जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और ये लगातार कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपने कुर्सी पर ख़तरे को देखते हुए, सरकार पर संकट को देखते हुए लगातार विधायकों को बाहर भेज रहे हैं और उन्हें ये डर है कि कहीं जो उनके सहयोगी कांग्रेस के विधायक हैं वो इधर उधर ना हो जाएं। शायद इसीलिए विधायकों को बाहर भेजा गया है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी विधायकों को भेज दिया गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने तो अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया था, लेकिन अब राजभवन क्या इस पर फैसला लेता है या क्या मंतव्य देता है, इसी पर जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी का भविष्य टिका हुआ है कि वो सीएम बने रहेंगे या नहीं। अगर राज्यपाल यह फैसला देते हैं, यह मंतव्य देते हैं कि हेमंत सोरेन एमएलए नहीं रहेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, यानी कि लाभ के पद के मामले में, अगर वो नहीं एमएलए रहते हैं तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, बल्कि कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और वैसी स्थिति में फिर कई विकल्प आते हैं और यह भी देखना होगा कि जो राजभवन है, क्या चुनाव आयोग के मंतव्य पर इस तरह का भी कोई फैसला होता है कि आगे के लिए जो हेमंत सोरेन हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, या फिर कितने दिनों तक उन पर कोई चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी लगाई जाती है या नहीं। तो इस तरह के फैसलों पर झारखंड का जो राजनीतिक हालात है झारखंड की वो टिका हुआ है। और इस बीच में जो राज्य में प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, वो फिलहाल सवालों के घेरे में है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से दुमका में एक नाबालिग छात्रा को जिस तरह से पेट्रोल छिड़क कर जला डाला गया, उनकी मौत हो गई उस छात्रा की, तो उसको लेकर के भी सवालों के घेरे में है। दिवाकर कुमार रांची से जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। दिवाकर, कल कैबिनेट की बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। 4 मंत्री तो आप बता रहे थे जो कांग्रेस कोटे वाले हैं वो रायपुर में हैं, तो फिर कल की जो ये बैठक होगी उसमें वो मंत्री शामिल नहीं होंगे या कल तक में वापस आ जाएंगे वो जो लोग भी विधायक और मंत्री रायपुर में हैं? देखिए, ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल मंत्रियों के लौटने का जी, कुछ विधायक और जो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जो उनके साथ लोग मौजूद थे, उसमें से कुछ विधायक जो है वो आनाकानी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं घर से बाहर वो नहीं रहेंगे, उनको जनता के बीच जाना है, जनता की समस्याएं सुननी है। तो इस लिहाज से कुछ जो विधायक है वो आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन ये संभावना, क्योंकि आज मुख्यमंत्री को भी जाने का हम लोग कह रहे थे, ये जानकारी मिल रही थी, लेकिन शाम होते होते ये खबरें का खंडन आ गया कि नहीं, मुख्यमंत्री का भी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इस तरह से चीजें चल रही है। लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंत्री कल लौट कर आएंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। और जहां तक हम दुमका की घटना की बात कर रहे हैं, तो दुमका की घटना पर लगातार हम जो कह रहे हैं वो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और लगातार आज भारतीय जनता पार्टी के
सांसद वहां पहुंचे थे, दुमका में उनके परिजनों से मुलाकात की और पूरी घटना किस तरीके से हुई थी उस पर उन्होंने उनके परिवार वालों से बातचीत की, संवेदना की और साथ ही साथ जो एक कह सकते जनता के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो उनके परिवार को मदद के तौर पर दिया गया। तो तमाम जो तरह की चीजें हैं वो झारखंड में चल रही है और इस बात ये है कि कल कैबिनेट में कुछ अहम प्रस्तावों पर लेकर आज मंथन चला है। ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं पर कल कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकता है। तो ये लगातार चीजें चल रही है, लेकिन असमंजस की स्थिति निश्चित तौर पर बनी हुई है और सरकार एक तरीके से जो लग रहा है, क्योंकि मंत्री नहीं है तो सचिवालय में काम नहीं हो रहा है और किस तरीके से कल प्रस्ताव आएगा, अगर मंत्री यहाँ होते तो शायद प्रस्ताव कुछ गंभीर तरीके से भी प्रस्ताव आता, सारे विभागों के प्रस्ताव आते उस पर कैबिनेट पे डिसीजन होता, लेकिन मंत्री तो सैर सपाटा में लगे हुए हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप किस तरह का कैबिनेट कल होगा। जी बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है। और इस बीच में अगर दुमका वाले मामले की बात कर लें तो क्या वहाँ पर हालात सामान्य हैं, प्रशासन मुस्तैद है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की जो व्यस्तता है वो अपनी सरकार, अपनी कुर्सी बचाने को लेकर के है, ऐसे में प्रशासन, कानून व्यवस्था फिलहाल नियंत्रण में है। दिवाकर, देखिए निश्चित तौर पर आज वहां इस तरह से कोई घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन एक जो जन आक्रोश कह सकते हैं, लोगों में जो एक आक्रोश है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, वो अभी भी दिख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची में भी विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद, मनोज तिवारी गए थे, कपिल मिश्रा गए थे, निशिकांत दुबे गए थे, ये तीनों लोग उनके परिवार वालों से मिलकर, हालांकि प्रशासन की और उसके आसपास जो उसके घर के आसपास जो है, पीड़िता के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रांची से एडीजी को भेजा गया है ताकि वो पूरे मामले पर नजर रखे और जो जांच की प्रक्रिया है उसमें हम कल बता रहे थे कि कल वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची थी और उन्होंने सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया है। और हालांकि क्योंकि कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी आज वहां पर गई थी और पीड़िता के परिवार वालों से मिली और सारा पक्ष लिया है, तो उस पर उन्होंने भी नाराजगी जताई है राष्ट्रीय कि किस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर इससे मानवता शर्मसार हुई है। जी, और राज्यपाल ने भी बल्कि रिपोर्ट इस पर मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे लेते रहेंगे जानकारी। फिलहाल बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बाढ़ से जुड़ी खबरों पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और लोगों को बांटी जा रही राहत सामग्री का निरीक्षण किया। गाजीपुर जनपद के 33 गांव में 7,000 से भी ज़्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां इन लोगों को अलग अलग राहत शिविर या उनके घर तक भोजन सामग्री उपलब्ध कराकर प्रशासन किस तरह से सहायता का कार्य कर रहा है इसका उन्होंने जायजा लिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में ये दौरा तो किया ही है और साथ ही आज वाराणसी में भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने जायजा लिया है। वाराणसी में हालांकि अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा का जलस्तर घटने लगा है। रात 10 बजे के बाद से हर घंटे जलस्तर में 1 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव के इंतजाम किए हैं। आज सुबह गंगा का जलस्तर 71.96 मीटर था। आने वाले घंटों में गंगा के जलस्तर में और कमी आने की संभावना है। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से इस खबर पर। विकास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है गाजीपुर का भी और वाराणसी का भी। विकास, खास तौर पर किस तरह से प्रशासन, अब हालांकि पानी कम हो रहा है, गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग प्रभावित हैं और फसलों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सीएम ने खास तौर पर क्या क्या मुख्य तौर पर निर्देश दिए हैं प्रशासन को? जी बिल्कुल लालचंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया और वो खासतौर से वहां भी गए जहां पे लोग रह रहे थे, राहत केंद्र भी गए। वाराणसी पहुंचने पर उन्होंने 80 घाट पहुंचे, वहां बोट के द्वारा उन्होंने निरीक्षण किया कि किस तरीके से गंगा का पानी फैला हुआ है जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वर्तमान स्थिति की अभी शाम 6 बजे की बात अगर करते हैं तो 71.8 मीटर बह रही है गंगा, जो कि खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर चूंकि घट रही है, क्योंकि सुबह 71.9 था, अब 8 हो गया है। धीरे धीरे ये घटता रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत शिविर पहुंचकर लोगों से जाना, राहत किट वितरित की और लोगों को इस बात का आश्वासन दिया उन लोगों को कि आपको जो अतिरिक्त जरूरत है वो भी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। हम बाढ़ केंद्रों में लोगों से मिले, राहत केंद्रों में, वहां पर लोगों ने इस बात को बताया और खुशी जताई कि पिछले सालों से
अपेक्षा इस बार उनको ज्यादा व्यापक इंतजाम वहां मिल रहे हैं, चिकित्सीय सुविधा मिल रही है। जो लोग अपने घर से राहत शिविर में रह रहे हैं, क्योंकि उनके तमाम काम होते हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था है, चिकित्सीय सेवाओं की, और साथ साथ जो बच्चे हैं वो अपना स्कूल भी जा रहे हैं, अगर उनके खुले हुए जाना चाह रहे हैं। व्यापक इंतजाम किए। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सर्किट हाउस में इस समय उच्च अधिकारियों के साथ बाढ़ में राहत कैसे पहुंचाई जाए, इसके संदर्भ में बैठक चल रही है उनकी, और इस बैठक में वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो प्रभावित है बाढ़ से, उसको किस प्रकार से तत्काल मदद की जाए। क्योंकि वे वाराणसी है, बाढ़ हर साल आती है, पिछले साल भी आई थी, प्रशासन की तैयारियां इस बार पहले से थी लालचंद, तो वो तैयारियां पिछले बार का स्तर अभी तक नहीं छुआ था, उससे पहले ही मां गंगा घटने लगी है, ये एक संतोष की बात हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सरकारी मशीनरी को काम करना है उसमें कोई कमी नहीं रहे, बराबर निगरानी करते रहते हैं। मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी रहता है, और जब चीजों की मॉनिटरिंग रहती है तो कार्य सुचारू रूप से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये उनके काम करने का तरीक़ा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। समाज की